जय हिंद दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। गैज आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ आर्टिकल 41, क्योंकि मैं आर्टिकल 40 तक आप लोगों से अच्छी तरह से बातें कर चुका था, इसके बारे में बता चुका था क्या है या नहीं। सो अभी मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ 41 आर्टिकल 41, जो कि मेरा DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, टोटल 22 भागों में से 4 भाग के अंतर्गत ये निहित है हमारा आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 हमें कहता है कुछ दशाओं में सहायता। राज्य सरकार हमारे देश के राज्य में जो राज्य सरकार जो हमारा है, तो उस राज्य में रहने वाले जो विकलांग के रूप में है, अंधेपन के रूप में जो अंधा लोग हैं, चल नहीं सकते अच्छा से, अपना जीवन यापन कर नहीं पा रहे हैं अच्छे से, हाँ, तो उनके लिए कुछ पैसे के रूप में, कुछ योजनाएं के रूप में उसको हेल्प करती है राज्य सरकार अपने तरफ से। इसी के तहत हमारा जो वृद्धा पेंशन मिलता है हमारे बुजुर्ग महिला एवं पुरुषों को, तो आर्टिकल 41 के ही तहत मिलता है। कुछ दशाओं की सहायता के तहत ही हमारे ये मिलती है। आर्टिकल 42 में बोला गया है दोस्त, नियोजित दशा और प्रसूति, 2 चीजों के बारे में वर्णन किया गया है। ये 2 चीजों के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा चीज है। और ये चीज हमारी सभी महिलाएं लोग को भी, जो सरकारी कर्मी लोग हैं, उनको भी ये प्राप्त होता है लाभ। गैस इसमें बोला गया है हमारा नियोजित दशाओं में सहायता, अर्थात बोला गया है कि जो भी हमारे सरकारी कर्मी लोग जो है, उसको काम करते करते वह ज्यादा मेंटली प्रेशर उसको हो जाता है, वह पागलपन के टाइप का करने लगता है। अच्छा तो उसको अच्छा से काम नहीं कर पाता है, हार्ड काम उसको रहता है, तो हार्ड ज्यादा काम नहीं कर पाता है, तो उसको हार्ड काम से थोड़ा सा उसको लो काम दिया जाता है ताकि वो अच्छा से वो कर सके। इसके बाद मेरा आता है प्रसूति। प्रसूति में बोलता है क्या है दोस्त, कि जब कोई भी सरकारी कर्मी जो महिलाएं लोग हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती है, तो बच्चा होने से उसको 3 महीना पहले और बच्चा होने के 3 महीना बाद, मतलब उसको 6 महीना तक उसको टोटल छुट्टियां दे दी जाती है राज्य सरकार के माध्यम से, और उस दरमियान में उसकी कोई भी पैसे की कटौती किया नहीं जाता है। उसको सारा पैसा हर मंथ का मिलता है, टोटल 6 मंथ का पैसा उसको मिलता है। ये टोटल मेरा 2 बच्चों तक निहित है। ऐसा नहीं कि हम 10-12 बच्चा जन्मा ले और उसके सभी के लिए हाँ प्रसूति के माध्यम से पैसा मिलबे करेगा, छुट्टी मिलबे करेगा, तो ऐसा नहीं है। 2 बच्चों तक आपको ये निहित है। गैज आर्टिकल 43 में बोला गया है मेरा निर्वाह योग्य वेतन। निर्वाह योग्य वेतन मतलब होता है कि जो भी पोस्ट है, तो पोस्ट के हिसाब से हमें पैसा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम UPSC एग्जाम क्लियर कर लिए, हमें पैसा राज्य सरकार दे रहा है कितना, तो भैया या केंद्र सरकार हमको पैसा कितना दे रहा है, तो इसमें मेरा 150 रुपये, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। हम अच्छा खासा पोस्ट में है और उसको हमको कम पैसा मिल रहा है और उस पैसे पर हम काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो हम मेरा जीवन यापन कैसे चल सकेगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसे बोला गया है कि निर्वाह योग्य वेतन जो भी जिस पोस्ट में है, तो उस पोस्ट के हिसाब से उसको पैसा दी जाएगी। और उसी के 43 क में बोला गया है मेरा कि हमारे भारतीय उद्योग में काम करने वाले कामगारों की सहभागिता, हाँ, काम करने वाले कामगारों की सहभागिता मतलब कि हमारा जो भी उद्योग है, उस उद्योग का जो मैनेजर है, उस मैनेजर के बीच में, मतलब उसका मालिक के बीच में, और उसमें जो काम कर रहा है कामगार के रूप में जो मजदूर लोग काम कर रहा है, उन दोनों के बीच में जो सहभागिता होना चाहिए, अच्छा तरह से होना चाहिए, तभी तो हमारा उस काम को अच्छा तरह से सफल हो पाएगा ना वो काम। हाँ, आर्टिकल फिर मेरा इसमें 43 के ख में बोला गया है सहकारिता। सहकारिता मतलब होता है कि हमारा जो राज्य सरकार है, हमारा एक गांव तक जो गरीब गांव है, उस गांव तक कुछ योजनाएं लाती है, हाँ, जैसे कोल्ड स्टोर वगैरह हो गया, कोल्ड स्टोर खोलने के लिए कुछ योजनाएं लाती है, और कुछ ऐसी ऐसी योजनाएं जो गांव घर में आता है, मत्स्य पालन, तो का पालन, बहुत पालन आता है, मछली पालन आता है, मुर्गी पालन आता है, सारा कुछ आता है। ये हमारे राज्य सरकार के द्वारा ही आता है। लेकिन भैया इस गांव में जो हमारा कुछ पढ़े लिखे लोग इसमें हमारा आगे बढ़ेंगे, तब ना हमारा कुछ हो पाएगा।
हाँ, एक हमारा जो पढ़ा लिखा नौजवान शख्स है और एक जो अनपढ़ लोग है, उसमें बहुत अंतर हो जाएगा ना। उसमें अपने जो पढ़ा लिखा रहेगा वो अपने हिसाब से वो दिमाग लगाएगा, बेटा कि कहाँ इसको खोले, हम कहाँ क्या करें, कहाँ पे इसको खोलने से इसका पैसा मेरा इनकम आया ज़्यादा आएगा, ज़्यादा इससे घाटा भी लॉस भी नहीं हो पाएगा, अच्छा सक्सेस हो पाएगा। और वहाँ पे हमारे एक जगह खोले, उसके बाद 4-5 जो मेरा गाँव है उस गाँव का इसमें मेरा अच्छा से सभी को हेल्प हो पाएगा, तो उस जगह वैसा जगह चूज करेगा वो। इसी को बोला जाता है दोस्त सहकारिता। आर्टिकल 44 में बोला गया मेरा यूसीसी समान नागरिक संहिता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, इसमें मेरा 3 चीजों के बारे में बात करता है, विवाह, दूसरा तलाक और तीसरा नसीहत, मतलब कि उत्तराधिकारी। विवाह बोला जाता है कि पहले लोग होता था कि विवाह बहुत करता था लोग, एक से अधिक। इस्लाम धर्म में था कि बहुत सारे बीबियां लोग करता है, बहु विवाह था, मतलब कि एक से ज्यादा शादी करता था लोग। लेकिन अब वैसा नहीं है, बहुत कम ही लोग है कि वैसा करता है। ये सिस्टम हटा दिया गया, अब एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते हैं। एक से शादी करेंगे तो उसके लिए बहुत ही राष्ट्रीय कार्रवाई करना पड़ेगा आपको, ऑफिशियली कार्रवाई करना पड़ेगा आपको, उसके लिए डॉक्यूमेंट तैयार करना पड़ेगा उसको। उसके बाद जो पहली शादी किए हो आप उसको तलाक देना पड़ेगा, उसके बाद आप दूसरी शादी कर सकते हो। हाँ, ये हमारा यूसीसी के तहत ही है और समान नागरिक संहिता के तहत ही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ही है, और ये मेरा आर्टिकल 44 में मेरा ये निहित है। विवाह बता दिया आपने, एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते हैं। पहले तलाक हो गया कि तलाक लोग जो देता था पहले कि कुछ वैसा हो गया, तलाक 3 बार कर दिया और तलाक हो जाता था। अब ऐसा सिस्टम नहीं रह गया, तलाक भी देने के लिए लोग को सोचना पड़ता है। आज तलाक भी देना चाहता है तो दे सकता है तलाक, यदि उसके साथ नहीं रहना है तो भैया तलाक दे दो। लेकिन तलाक दे के आप एक ही शादी कर सकते हो, ना कि आप 4-5 को शादी कर लिया, इधर भी तलाक भी इसको नहीं दिया और इधर भी शादी भी कर लिया, ऐसा नहीं। हाँ, तो इसी को इन्हीं चंद शब्दों को बातों में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस इश्यू को लाया, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लाया। और तीसरा होता है मेरा, इसमें मेरा सिविल कोड के तहत ही मेरा होता है नसीहत उत्तराधिकारी। पहले था ये चीज था कि जितना कि जो भी हमारा बाप के संपत्ति है, उस बाप के संपत्ति में सिर्फ बेटा लोग का होता था। लेकिन अब क्या है, अब मेरा सुप्रीम कोर्ट लागू कर दिया है कि जितनी बाप के संपत्ति में बेटा का हक है, उतना ही उस संपत्ति में बेटियां का भी हक है। बराबर हिस्सेदारी का, दोनों लोग बराबर हिस्सेदारी का हक है, दोनों का, बेटा और बेटियां का। ओके, ये मेरा बोलता है यूसीसी। अभी पूरा भारत देश में लागू टोटली, मतलब कि अभी नहीं हुआ है लेकिन हो ही जाएगा। संशोधन सारा कुछ इसका प्रक्रिया हो गया है, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर चला गया है। अब सिर्फ मैटर आना है यूसीसी समान नागरिक संहिता, और उधर से जैसे लागू करेगा वहां से, हाँ, सुप्रीम कोर्ट से, तो वैसे ही मेरा भारत देश में लागू हो जाएगा। 3 चीजों के बारे में आर्टिकल 45 में दोस्त बोला गया है हमें क्या कि 0 से 6 या 6 से 14 वर्ष के जितने हमारे बच्चे अर्थात बच्चियां हैं, उन सभी लोगों के लिए हमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किया गया। 0 से 6 वर्ष के लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था किया गया है, जो पोलियो दवा जो लगता है बच्चे लोग को उसका लिए, और 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो मेरा आर्टिकल 44 में, ये आर्टिकल 45 में नहीं है। लेकिन ठीक इसी प्रकार मेरा आर्टिकल 46 कहता है SC और ST आयोग, और हो गया मेरा पिछड़ा वर्ग जो भी है, ST शेड्यूल ट्राइब, SC शेड्यूल कास्ट और पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको आरक्षण का व्यवस्था किया है, उसको विशेष, हाँ, उसके लिए मतलब कि समझो कि आरक्षण का ही व्यवस्था किया है मेरे लिए। हाँ, 3 चीजों के लिए, ST, SC और पिछड़ा वर्ग। ओके, ठीक इसी प्रकार मेरा इसी में भी मेरा ST और SC आयोग का भी बारे में बताता है मेरा आर्टिकल 46। यदि कोई भी ST SC से रिलेटेड कोई भी मेरा पास केस उस आता है, हाँ, कोई भी ST SC को तड़पाता है, मतलब जमीन उमीन कुछ लेता है, तो वो डायरेक्ट ST और SC आयोग में जाके केस कर सकता है। वहां से डायरेक्ट उसका केस इतना भयानक होता है कि DC डायरेक्ट उसका केस को सुनता है। हाँ, तो ये 46 में मेरा इसके बारे में पढ़ना है। आर्टिकल 47 क्या कहता है? आर्टिकल 47 मेरा कहता है पोषाहार,
मद्यपान और फिर मेरा इससे रिलेटेड जो नशीली दवा है उसकी उस पे रोक लगाया है सरकार ने। मद्यपान, पोषाहार और फिर नशीली दवाओं की, या जो नशीली दवा जो बेचता है लोग उसको बेचने में रोक लगाया है, बेचने के लिए। आर्टिकल 47। ठीक इसी प्रकार मेरा आर्टिकल 48 क्या कहता है? आर्टिकल 48 मेरा कहता है ये चीज कि कृषि, पशुपालन और जितने भी हमारे जो दुधारू जीव है उसकी हत्याओं पर रोक लगाया है। दुधारू जीवों को हत्या आप नहीं कर सकते हैं। आपको कृषि पे विशेष ध्यान दिया गया है, पशुपालन पे विशेष ध्यान दिया गया है, और ये दायित्व किसको है? तो राज्य सरकार को है। अपने हिसाब से वो सारा कुछ काम करता है। कृषि, जिस समय खेती बाड़ी होता है तो उसमें अन्य कितनों तरह के बीज लाता है, दवाएं लाती है, कितना कीटनाशक लाता है, मशीन देता है सरकार, अपने तरफ से देता है सरकारी मशीन जोतने के लिए, उसको फसल को उगाने के लिए। ठीक उसी तरह पशुपालन, मतलब कि हमारे कितनी सरकारी गाय होती है जो जिसको कम दाम में किसान को दिया जाता है, तो ये हमारा राज्य सरकार के द्वारा ही दिया जाता है दोस्तों। इसी मेरा आर्टिकल 48 के कम ही मेरा फिर बोला गया इसमें कि वन जीव तथा पर्यावरण, उनकी सुरक्षा का दायित्व हमारा राज्य सरकार को ही है। लेकिन इसकी सुरक्षा भी राज्य सरकार नहीं करती है तो फिर भी हम उसके खिलाफ कोई केस तेस या न्यायालय उसके खिलाफ हम नहीं जा सकते हैं। डिपेंड करता है राज्य सरकार के ऊपर कि राज्य सरकार अपने कर्तव्य को अपनी निष्ठा भावना से कर रही है या नहीं कर रही है। कर रही है तो बेस्ट, नहीं कर रही है तो फिर भी हम गलत रहेगा, फिर भी हम नहीं जा सकते न्यायालय, क्योंकि भाई ये मेरा नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 to 51 के बीच में है। और इस जितना भी आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है तो हम इस बीच में जितना भी दिए गए तर्क, जितना भी दिए गए हमें जो अधिकार है, अर्थात राज्य सरकार के जो दायित्व है ये सब काम करने के लिए, और राज्य सरकार नहीं करती है तो फिर भी हम न्यायालय हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मेरा 37 में बोला गया है कि भाई आपको यदि ये सब नहीं मिल रहा है तो फिर भी आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं आर्टिकल 37 के तहत। इसमें डायरेक्ट बोल दिया गया। हाँ, तो मेरा 48 आपने 48 के कथक बताया, पर्यावरण, वन तथा वन जीवों की सुरक्षा करना हमारा राज्य सरकार का दायित्व है। आर्टिकल 49 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 49 में बोला गया है हमें कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं उनका सुरक्षा का दायित्व हमारा राज्य सरकार को ही है। सुरक्षा करना राज्य सरकार का ही है। राज्य सरकार का ही मतलब कि कौन करेगा उसको सुरक्षा? तो भाई हम ही करेंगे ना। हम तो जाके वहां पे गंदगी तो नहीं फैला सकते। फैलाएंगे गंदगी, फैलाएंगे तो फिर भाई उसके ऊपर भी तो कुछ सिक्योरिटी के लिए, उसको देख रेख के लिए है, वो तो क्लेम करेगा। तो राज्य सरकार फिर अपने तरफ से आपको अधिनियम लगा के आपको पनिशमेंट देगी। तो यहाँ मेरा आर्टिकल 49 तक कमिट होता है। आर्टिकल 50 क्या कहता है हमें? आर्टिकल 50 कहता है हमारे कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है उसको अलग किया गया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग कर दिया गया है। कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका मतलब लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव नहीं, जुडिशियली जिसको बोला जाता है न्यायपालिका को। कार्यपालिका में मेरा कौन आता है दोस्त? कार्यपालिका में मेरा वही शख्स आते हैं जो 365 दिन हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे लिए काम करता है। लोग जितने हमारे, इसमें मेरा मंत्री भी आता है। ये मत सोचना कि मंत्री नहीं आता है एग्जीक्यूटिव में। मंत्री एग्जीक्यूटिव और फिर
न्यायपालिका मंत्री एग्जीक्यूटिव में और फिर विधायिका में, लेजिस्लेटिव में, दोनों में आता है। मंत्री ही ऐसा है कि लेजिस्लेटिव में भी आता है, एग्जीक्यूटिव में भी आता है, न्यायपालिका में भी आता है और कार्यपालिका में भी आता है। इसके तहत हमारे मंत्री के अंदर में काम करने वाले सचिव, जितने भी हमारे IAS IPS, जितनी भी हमारे सरकारी कर्मी कर्मचारी, सभी हमारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं, जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए 365 दिन काम करता है। न्यायपालिका में आता है जो सजा सुनाता है, सजा को माफ करवाने का कोशिश करता है, अर्थात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों हमारा न्यायपालिका में आता है। तो इसको अलग कर दिया गया है आर्टिकल 50 के तहत। गाइज, अब मैं बातें करने वाला हूं आर्टिकल 51, लास्ट DPSP के लास्ट आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में हमें कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। कोई भी देश के बीच में यदि लड़ाई झगड़ा होता है तो उस दोनों देशों को मध्यस्थता का भावना उसमें लाना। हमारा भारत देश शुरू से ही शांति की बात करते रहा है और शांति की राहों में चलता रहा है, चाहे वह एक विदेशों में भी दो देशों के बीच में युद्ध छिड़ रहा हो या फिर युद्ध छिड़ने वाला हो, तो उस समय भी हमारा देश शांति के बारे में बात करता है कि भाई जो भी निपटाना है शांति से निपटारा कर लो। युद्ध से कुछ होने वाला आजकल के युग में नहीं है, बल्कि आप दोनों देश को ही घाटा होगा, लॉस होगा। और जब लॉस होगा तो भाई आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, आपकी GDP कमजोर होगी, इकोनॉमी कमजोर होगी और आप पीछे चले जाओगे। उससे बेटर है कि जितनी आपसी में आप बैठकर सलाह लेकर के एक दूसरे से आप यदि इसको आप कंट्रोल करना चाहते हो, इसको शांति की भावना में इसको दूर करना चाहते हो, उस मैटर को तो कर सकते हो आप। तो सबसे पहले हमारा भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है और इसी अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के फलस्वरूप हमारा आर्टिकल 51 के तहत ही हमारा भारत UNO का सदस्य बना। हाँ, UNO का सदस्य बना भारत कब? UNO मतलब होता है मेरा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसी के तहत मेरा बना भारत UNO का सदस्य। इसी में मेरा मध्यस्थता के बारे में बातचीत इसी में भी करता है, इसी में भी युद्ध के बारे में बातचीत करता है कि यदि आपसी भी हम तालमेल कर रहे हैं, शांति के बारे में बातचीत कर रहे हैं, अब तुम भाई नहीं मानोगे तो भाई लास्ट में लड़ो और मरो। तुम हमको उकसा रहे हो तो मैं भी तो उकसूंगा ना भाई। मैं शांति के बारे में बातचीत पहले कर रहा हूँ, नहीं मान रहे हो तो भैया ठोक दूंगा डायरेक्ट। तो अभी जैसे ही मेरा भी फिलहाल मेरा भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने वाला है, हुआ नहीं होने वाला है। जहां तक यदि बातचीत यदि टलने सके तो टल सकता है, अन्यथा 100 में 90% है कि युद्ध होने वाला है। सारा कुछ जो भी है, अभी तो सोशल मीडिया में इसके बारे में ज़्यादा नहीं बातचीत करना चाहिए कि इंडिया क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर पाकिस्तान क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। हाँ, सेना के बारे में ज़्यादा सोशल मीडिया में भी ज़्यादा भी हम लोगों को, या फिर एज ए सिविलियन होने के नाते हमें ये सब मैसेज फॉरवर्ड भी नहीं करना है कि सेना क्या कर रही है नहीं कर रही है, कौन के यहाँ कितना डिप्लॉयड है नहीं है, ये सब बातें भी नहीं करनी है। कि इसलिए नहीं करनी है भाई कि हमें कोई भी जो सेना का जो सिक्योरिटी होता है वह मीडिया के तहत ही हमारा लीक हो जाता है, तो ये ज़्यादा लीक भी नहीं करना है ताकि पाकिस्तान को हेल्प हो जाए इधर के न्यूज सुन करके उसको। सो गाइस, आज यहाँ पे हमारा आर्टिकल 36 से 51 के बीच में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आज हमें यहीं पे मेरा खत्म होता है। और इन्हीं चंद शब्दों को, बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं DPSP को खत्म करता हूँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को खत्म करता हूँ। अब इससे मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा आर्टिकल 51 के का मेरा जो मूल कर्तव्य है उसके बारे में बताऊंगा कि क्या है मूल कर्तव्य, आखिर मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है और हमारा टोटल कितना मूल कर्तव्य है। इसके बारे में आपको अगला वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। सभी को जय हिंद, राम राम। ओके बाय, टेक केयर।